तो देखिए बच्चों, ये कक्षा 8 का सामाजिक ज्ञान का चैप्टर है फर्स्ट, इसका नाम है भारतीय संविधान। इसमें जो पाठ में बताया गया है वो संविधान के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जो इसकी थीम है वो कुछ इस प्रकार से की गई है, जिसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसी के बाद में बताऊंगी कि किस प्रकार से संविधान होता है और क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें दी गई होती हैं। तो ये हमारा इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी शुरुआत करेंगे। ये थीम के रूप में इसको देखते हैं, उसी के हिसाब से हम किस पे पहुँचेंगे, हमारे संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ का शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, फुटबॉल के खेल से कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में बहुत सुन रखा होगा, बहुतों ने तो खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुट मतलब कि पैर, और बॉल की जो पैरों के द्वारा खेली जाती है। तो फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहों से नहीं छू सकता है। मतलब कि ये इस गेम में ये क्या होता है, नियम होता है कि जो गोलकीपर होता है वो ही गेंद को बाहों से छू सकता है, अदरवाइज कोई भी खिलाड़ी उसको गेंद को बाहों से नहीं छू सकता है। यदि किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती हैं तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम होते हैं। तो इन नियमों से खेल को परिभाषित और अलग अलग खेलों के बीच में फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह ही हर समाज के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अगर अलग अलग समाजों के बीच में फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए इनको तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है। जिन दस्तावेजों में यह नियम मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी समाज हो, कोई भी देश हो या फिर कोई भी खेल हो, उन सब में कुछ नियम कायदे होते हैं जिनकी सहायता से ही हम उनके जो सीमाओं में हम बंधे होते हैं। तो उसी प्रकार से एक दस्तावेज होते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि इस तरीके से हमें यह कानून को मानना है, इसकी इस प्रकार से पालना करनी होती है। तो उसी दस्तावेजों को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है, जो कि ये प्रत्येक देश का अलग अलग होता है। तो ऐसे ही हमारा भारत में भी एक संविधान है, तो इसी के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस पाठ का नाम है भारतीय संविधान। अब आगे लिख रहा है इसमें कक्षा 6 और 7 में भी हमने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया होगा, या फिर उसे किसने लिखा होगा? तो इन्हीं मुद्दों पे हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हम इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर देंगे। तो देखते हैं, ये हमारी पाठ की शुरुआत है। तो किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब इसमें यह बताया गया है कि कोई भी देश हो तो उसके लिए संविधान क्यों चाहिए होता है, कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि ये संविधान बनाना पड़ा। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। 1934 में, यहाँ से करते हैं शुरुआत। ये रहा, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में यह उम्मीद भी की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश उसी को कहते हैं जिसका ये कुछ अलग से संविधान होता है। तो इसका मतलब यह भी नहीं है वैसे तो कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वो ही लोकतांत्रिक देश होंगे। वैसे माना जाता है कि जिनके पास संविधान होता है तो वो मैक्सिमम टाइम पे कैसे देश होते हैं, लोकतांत्रिक देश ही होते हैं। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा तो ये होगा। तो देशों के पास संविधान होते हैं यदि लोकतांत्रिक देश ही होंगे। तो संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। मतलब कि इसमें यह होता है कि नागरिकों के
हितों का, उनकी इच्छाओं का, अपने उनके सपनों के आधार पर ही उनका निर्माण किया जाता है। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत आधार क्या है, मूलभूत स्वरूप क्या है, इसका मूलभूत ढांचा क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, समुदाय हर जगह अलग अलग होते हैं, तो उनके बीच में कई बातें समान होती हैं और कई बातें उनके अंदर अलग अलग भी होते हैं, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन पर सभी लोग सहमत होते हैं और कुछ पर एक दूसरे से सहमत भी नहीं होते हैं। तो यह देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत ही होंगे। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि संविधान नियमों का वह समूह है जिसमें देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति में क्या करते हैं, अपना एक प्रकार से सहयोग करते हैं। तो इनके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिससे कि हमें पूरे देश की रक्षा हो सके। मतलब कि इसको सरकार के लिए नहीं, यह हमारे आम नागरिकों के लिए भी संविधान होता है। अब इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है यहाँ। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, सबसे पहले 1885 में जिसका निर्माण हुआ था, उसने सबसे पहले 1934 में यह मांग की कि एक क्या होना चाहिए, संविधान सभा की गठन की मांग होनी चाहिए। तो केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी। दूसरा विश्व युद्ध 1945 के समथिंग में हुआ था, तो उस टाइम के दौरान ही ये और ज़्यादा तेज हो गई थी। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है, ये रहे। अब आगे देखो क्या होता है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। मतलब कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में क्या हुआ था, संविधान सभा की बैठक के लिए बोला गया था। तो दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए क्या किया गया था, नया प्रारूप तैयार किया था। तो फिर उसके बाद में 150 साल 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद में जो 150 साल अंग्रेज़ों ने हम पर गुलामी की थी, उसके बाद में भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। आज़ाद देश हुआ था उस टाइम, तो भारतीयों को अपने भविष्य को, अपनी इच्छाओं को जाहिर करने का मौका मिला था। तो संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया था। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। मतलब कि जो संविधान सभा में जो भी काम हुए थे उनको हम इसमें चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। देख सकते हो ये संविधान सभा के बारे में। अब ये आगे बगल में चित्र दिए गए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित करते हुए, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ये रहे, ये संविधान सभा को क्या कर रहे हैं, यहाँ से संबोधित कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं फिर क्या है। यहाँ देख लो, ये भी नेपाल के लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। 1990 में तो क्या हुई थी, चालू हुई थी, 2002 तक ये चली थी, तो मतलब 12 साल तक ये कायम रही है। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। दोबारा सुन लो इसको।
अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने, राजा था वहाँ का ज्ञानेंद्र, यह नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें राजा ही थे। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों में अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली और नवंबर 2005 में माओवादी ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ में एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत कर लिए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। मतलब कि 2006 तक यह जन आंदोलन बहुत ही शिखर पॉइंट पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी छोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। मतलब कि 2002 तक तो ये संघर्ष कायम रहा था, परंतु 2005 में राजा ने क्या कर ली थी, जो कि ज्ञानेंद्र नामक राजा था, उसने क्या कर लिया था, पूरी शासन को अपने हाथों में ले लिया था। तो उसके बाद में फिर जो आंदोलनकारी थे उनकी वजह से छोटी मोटी रियासतों को उन्होंने नामंजूर कर दिया था, जिसकी वजह से 2006 में तृतीय जो संसद थी उसमें राजनीतिक दलों को ही सरकार बनाने का मौका दे दिया गया था। 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद में नेपाल लोकतंत्र बन गया था। कब बना है? 2008 में। तो 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के इस दृश्य ऊपर के चित्रों में हैं। जो ये चित्र दिए गए हैं ये सब कहाँ के? नेपाल के हैं, जहाँ पर लोकतंत्र बनाने की क्या की गई थी, संघर्ष किए गए थे, जन आंदोलन किए गए थे। अब इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करेंगे। दोनों घटनाएं भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटनाएं 2008-2005 अभी थोड़े दिनों पहले की घटनाएं हैं। तो समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। वहाँ राजा का शासन था, मतलब कि जो राजा चाहेगा वो ही वहाँ पर क्या होगा, कानून के रूप में काम करेगा। फिर 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसके पास होगी? राजा के पास ही होगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म ही कर दिया था। मतलब कि उन्हें एक लोकतंत्र राष्ट्र मिलने की क्या हो गई थी, संभावना हो गई थी। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए होता। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वो आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और वो जिनके लिए लड़ते रहे। मतलब कि जो 2005 में जो राजा ने इसको क्या सवाल रखा था, इसकी सत्ता को सवाल रखा था, तो वो सत्ता उस प्रकार से नहीं चल रही थी जिस प्रकार से लोग वहाँ के चाहते थे। तो उन्होंने जन आंदोलन किए थे। तो उसके बाद में एक क्या किया, एक संविधान का निर्माण किया। जो संविधान का निर्माण किया है वो जो कि क्या है, उनके आदर्शों के अनुरूप ही है। तो जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने बहुत सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। 2015 में इन्होंने नया संविधान अपनाया है। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि वो देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करे।
नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। ये ध्यान रखना, शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी, और जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने का संविधान बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, जो भी नेता चुने जाते हैं वो हमारी खुद की राय के अनुसार ही चुने जाते हैं, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ में इस्तेमाल कर सकें, मतलब कि जो हम चाहते हैं उनको वो कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। यह भी हो सकता है फिर भी कि जो नेता हैं वो इस सत्ता का क्या कर लें, दुरुपयोग कर लें। तो इसी तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। मतलब कि यह है कि जो संविधान होता है उसकी सहायता से हम ये कर सकते हैं कि नेता उस सत्ता का दुरुपयोग ना करें। तो राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रपट में देखा जा सकता है। ये कुछ चित्रपट दिया गया है जिसमें कुछ बताया गया है, तो उसी को हम देखते हैं। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों को ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? अनिल से कौन कहता है? ये कहता है सुरेश कि मैं आज तुम्हारी मैम से शिकायत करूँगा। फिर वो बोलता है लेकिन मैंने किया क्या है? तो फिर उसके बाद में श्रीमती राव लौट जाती हैं। तो जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने भी मेरी बात नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद वहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैम, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सुरेश है उसको क्या बना दिया गया है? मॉनिटर है। तो उसको बिना ही किसी बात के दूसरों को ये तंग कर रहा है। मतलब कि दूसरों की जो स्वतंत्रता उसको छीना जा रहा है यहाँ पर। और उसी के आधार पर मैम ने भी, जो उनकी मैडम थी, उन्होंने इसको मान लिया है। तो ये यहाँ पर कोई गलती ना होने के कारण भी इसको क्या किया जा रहा है? तंग किया जा रहा है। तो इसी की सहायता से क्या होगा देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान भी ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथ सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे ये सत्ता किसको दी गई थी? सुरेश को दे दी गई थी, जिससे कि वो क्या कर रहा था? इसका दुरुपयोग कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ नियम ऐसे बनाए जाएंगे जिससे कि क्या होगा, इन दुरुपयोगों को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। तो जैसे ये लिख रहा, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे उसने दुरुपयोग ही किया है अपनी शक्ति का, बिना किसी गलती के ही उसको क्या कर रहा है? तंग किया जा रहा है। तो नीचे दी गई इस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का दोषी कहा जाएगा जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अपराधियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करी जाए। तो इन सब में क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है सत्ता का। तो इन सभी स्थितियों में क्या माना जाएगा? इसको दोषी माना जाएगा। तो आगे देखते हैं ये क्या लिख रहा है इसमें हमारा। तो लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान के ऐसे नियम तय करता है जिससे कि राजनेताओं के हाथों में सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे कुछ बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया है कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा था।
वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार हैं जो कि संविधान में दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकारों की संख्या है कितनी? 6, जिसमें समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस प्रकार से 6 अधिकार हैं जो कि हमारे किसको दिए गए हैं? नागरिकों को दिए गए हैं। तो उन्हीं में से एक क्या है? एक अधिकार है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में लिंग हो, जाति हो, धर्म हो, उन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं, और ये हमारे संविधान में कितने? 6 हैं। तो आगे देखो, खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। ये कुछ कार्टून दिए गए हैं जिसकी सहायता से इसमें क्या समझाया जा रहा है कि इसमें संविधान को समझाने की कोशिश की गई है। तो पहले इसको देखते हैं। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्रकट पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, नहीं ये खेलों की घंटी शुरू हो रही है। तो ये लोग बोल रहे हैं पहले से चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। तो ये लोग कहते हैं नहीं, हमें तो क्रिकेट ही खेलना है। तो फिर आगे हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये गर्ल्स हैं और यहाँ पे क्या है? बॉयज़ हैं। तो फिर ये लड़कियाँ कह रही हैं यहाँ पे वही होता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है। अब ये बोल रहा है फिर मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। ये लड़की तब कह रही है कि मैम को कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे कि हमारी भी इच्छाओं को कुछ देखा जा सकता हो। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। यहाँ यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा थी तो कौन जीतेगा? फिर लड़के ही जीतेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर जो बहुसंख्यक थे, लड़के थे, उन्होंने अल्पसंख्यकों को दबा दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें इनकी भावनाओं को या फिर इनकी इच्छाओं का दमन हो रहा है। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए हमने कुछ नियम बनाने चाहिए। तो उन्हीं नियमों को हम क्या कह सकते हैं एक प्रकार से कि यदि हम इसको देश में या फिर समाज में लागू करें तो इस प्रकार से क्या है, एक जो नियम है वो संविधान में इस प्रकार से ही दिए गए हैं। तो इस तरह की अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकती है, क्योंकि समाजों में बहुत सारे अलग अलग गुट होते हैं। कहीं पर अल्पसंख्यक होते हैं, कहीं पर बहुसंख्यक होते हैं। तो बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों की जो इच्छाएं होती हैं उनको दबाया जा सकता है। तो इन्हीं को दूर करने के लिए ही किसका निर्माण किया गया है? संविधान का। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी लिंग हो या फिर जाति हो या फिर धर्म हो या फिर कुछ अल्पसंख्यक हैं या फिर बहुसंख्यक है, तो उनके आधार पर किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबकी भावनाओं को, सबकी इच्छाओं पर गौर किया जाएगा। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसा कि चित्र कथा पट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी इसे वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। तो अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य ही है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व भी कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों के द्वारा कुछ अन्य लोगों को दबाया जा सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। मतलब कि दो प्रकार के वर्चस्व माने गए हैं, एक तो अंतरा और एक अंतर। एक तो अंतर और एक अंत है, मतलब कि इंटर और इंट्रा।
अंतर तो क्या होता है जब दो समुदायों के मध्य में होता है, और अंतर क्या होता है जब एक ही समुदाय के मध्य में कुछ लोगों के द्वारा अन्य लोगों को दबा दिया जाता है, तो वो तो क्या होता है अंतर सामुदायिक। और जब दो अलग अलग समुदायों के बीच में किसी एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय को दबाया जाए, तो वो क्या होता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व होता है। तो फिर देखते हैं आगे कि संविधान क्यों होना चाहिए, इस चीज़ को बताया गया है। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब सी लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमें व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। संविधान ऐसी कुछ भावनाओं से बचाने में भी हमारी मदद करता है। दोबारा सुन लो इसको। इसका तीसरा मुख्य कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि हम कई बार ऐसे मुद्दों पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें, क्या समझाया गया है। ये भी कोई क्या है कार्टून है। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे दोनों अध्याय नहीं मैं पढ़ पाऊँगी। शबनम तुम परेशान क्यों लग रही हो? मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन टीवी देखने का जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो शायद मेरा भी मन ना लल जाएगा। तो इसमें क्या है कि कुछ फैसले ऐसे हैं अब यहाँ पे, तो इसको इसमें देखो समझाया गया है, तो उसी को देखते हैं पहले। संविधान ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिसमें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फिर फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। मतलब ये कि कहीं कहीं पर कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिससे कि हम अपनी जो सत्ता है उसको किसके हाथों में देना चाहते हैं, किसी एक पार्टी के हाथ में दे सकते हैं, परंतु फिर उसी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ समय बाद ये लोग हम पर ही क्या कर दें, हमारे हितों पर ही क्या कर दें, तहस नहस कर दें। तो इस प्रकार से भी हमें यह बचाने को सीख देता है कि संविधान के अनुसार हमें यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। तो फिर ये क्या कहती है, अच्छा हुआ कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन 2 आखिरी अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। तो कभी कभी भावनाओं में बहकर हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको किसी एक तानाशाह के हाथों में सौंप दें जिससे कि हमें बाद में नुकसान सहना पड़े। तो इस समस्या से भी दूर होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। मतलब कि कुछ समय के लिए ऐसा ना हो कि हम अपनी भावनाओं में बह करके अपने जो अधिकार हैं उनको हम किसी दूसरे के हाथों में सौंप दें। तो हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। पहला तो था कि संविधान के द्वारा, देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, संविधान के द्वारा क्या था कि कौन मंत्री या फिर जो भी है वो कुछ अपने जो भी अधिकार होते हैं उनका कुछ दुरुपयोग ना कर ले। तो ये था पहला तो। और फिर दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके द्वारा बहुसंख्यक हैं उनके द्वारा अल्पसंख्यकों की जो इच्छा है उनको दबाया ना जाए। और तीसरा ये है कि हम अपनी भावनाओं में बह कर के थोड़े समय के कारण ही अपनी इच्छाओं को या फिर अपने अधिकारों का तहस नहस ना कर दें। तो ये कुछ क्या थे, इसमें एग्जाम्पल दिए गए थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है।
अब आगे देखते हैं, देखो क्या है। आइए हम निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों में तालिका को भरें। इनके जरिए बातों को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किसी तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश अपनी सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है। लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या अधिक है। शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्यायों का दोहराने का फैसला लिया। तो इसमें क्या था कि इसके द्वारा हम किसी भी ऐसा जो दुरुपयोग करता है, कोई भी मंत्री या फिर मंत्री परिषद जो भी है, उनके द्वारा जो कानून है उनका क्या नहीं उठाया जाए, दुरुपयोग नहीं किया जाए। इसके द्वारा तो ये नियम बनेगा। और यहाँ क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको बहुसंख्यकों के द्वारा दबाया ना जाए। और यहाँ क्या है कि ये कुछ थोड़े से ही भावनाओं में बहकर, थोड़े से समय के लिए भावनाओं में बहकर हम अपनी जो हमारी सत्ता है या फिर हम अपने अधिकार हैं, हम उसको किसी दूसरे के हाथों में ना सौंप दें। तो इन सभी के द्वारा क्या है, ये मूलभूत नियम बनते हैं। तो आइए भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह से ग्रहण करता है। यह हमारा भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। अब इसमें बताया जाएगा कि भारतीय संविधान के लक्षण क्या क्या हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, मतलब कि जो स्वतंत्र भारत है उसकी जो आगे की स्थितियाँ वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। मतलब कि जब ब्रिटिश सरकार थी, जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे इंडिया पर था, तो उस टाइम जो हम नियम मानते थे वो हमारे द्वारा नहीं बनाए गए थे, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए थे। जिसमें क्या था कि जो सारे नियम थे इस प्रकार के थे कि वो भारतीयों पर क्या हो, अत्याचार करें। तो इसमें देखो आगे, जिन्हें नियमों को मानना पड़ता था वो उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, ना कि कोई तानाशाही शासन यहाँ पर होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाना चाहिए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार भी होना चाहिए। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उनके कामकाज का नियम किस प्रकार का हो। यह काम किसी आदमी के बस में तो था नहीं, तो इसमें लगभग 300 लोगों ने भाग लिया था। मतलब कि जो संविधान का निर्माण किया गया था उसमें कितने लोगों की भूमिका थी, लगभग 300 लोगों ने इसमें क्या किया था, योगदान दिया था। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के जो कि सदस्य थे, भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता का एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई थी और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो कि संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष माना जाता है वो दिखाए गए हैं, जो कि एक जो संविधान सभा थी उसकी बैठक में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में थे। अब देखते हैं आगे, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी होती थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो कोई भाषा थी, ना ही कोई धर्म था और ना ही कोई एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी उनका भविष्य किस प्रकार का होगा, वो किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी और संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया था।
और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया था उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका और काफ़ी जोर दिया गया था। मतलब कि उस टाइम पे जब ये संविधान सभा का गठन हो रहा था उस समय पर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में बातें चली रही थी, जिससे कि लोगों का निश्चित नहीं हो पा रहा था कि वो किधर तो जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। और उस टाइम पर जो आर्थिक स्थिति थी, फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, वो भी ढंग की नहीं थी। तो इन सभी स्थितियों को उन्होंने देखते हुए एक दस्तावेज तैयार किया था कल्पनाशील, जिसमें कि भारत की एकता को और उनकी विविधता का क्या किया गया था, गहराई से सम्मान किया गया था। अब ये आगे ये देखो, ये चित्र में हमें देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिनको संविधान का जनक माना जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय, जिसको भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। मतलब कि ये बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या थे, अनुसूचित जाति के थे। तो उन्होंने अपने अनुसूचित जनजाति के लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ इस प्रकार से नियम बनवाने की कोशिश की थी, जिससे कि इन जो वर्ग थे ये भी वर्ग ऊपर उठ सकें। तो इन्होंने लोगों से कहा कि वो भी इस जो संविधान सभा है वो उनमें क्या, उनके लिए जो लोक सेवाओं में है उनमें बढ़ चढ़ के उन्हें क्या लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं का लगातार ध्यान में रखिए, जिससे इन दस्तावेजों को लिखने वाले जूझ रहे थे। इन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को भी हल किया जा सकता है। अब ये हमें कुछ दिए गए हैं कि जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उसमें पहली विशेषता है क्या, संघवाद, फेडरलिज्म। तो संघवाद का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। जिस प्रकार से जो संघवाद है इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होनी चाहिए। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार है, जैसे ही राज्य सरकार होती है, तो यहाँ पे इस सरकारों का स्तर चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार यही क्या है, एक संघवाद है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर माना जाता है। तो पहला तो क्या है, केंद्र सरकार, दूसरा क्या है, राज्य सरकार, और तीसरा क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। तो इस प्रकार से हमारे सरकारों का क्या हो रहा है, स्तर बदल रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को भी देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोगों से ही पूरे देश के फैसले न लेने लग जाएं। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से भी अलग फैसले लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के आधार पर कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है।
इसके साथ ही संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें का मतलब क्या ये देखते हैं कि जो हमारा देश है उसमें 3 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है। तो इसमें यह था कि जो केंद्र के लिए जो नियम होंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी और कुछ नियम ऐसे भी होंगे जो कि राज्य सरकार अपने स्तर पर भी ले सकती है। तो केंद्र सरकार भी नियम बनाएगी, राज्य सरकार भी नियम बनाती है। तो इन नियमों में कुछ यदि अस्पष्टता होती है तो उसमें क्या होता है, केंद्र सरकार अपना प्रभावी रूप से पक्ष रख सकती है। और यहाँ पे दिया गया है कि कुछ जो संविधान था जब निर्माण किया था तो उसमें कुछ सूचियाँ भी दी गई हैं। तो 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। पहली तो क्या है, केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, पहली केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। अब केंद्र सूची के अंतर्गत तो वो व्यवस्थाएं होती हैं जिस पर कि केवल कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार ही बना सकता है। और राज्य सूची में उन पक्षों को रखा गया है जिस पर कि नियम कौन बनाएगा, केवल राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जिसमें कि नियम केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। अब यह है कि जो भी यदि समवर्ती सूची में यदि टकराव की स्थितियां आती हैं तो उनमें नियम राज्य सरकार का ना मान करके किसका माना जाएगा, केंद्र सरकार को ही प्रमुखता दी जाएगी। तो जो सूचियां दी गई हैं, केंद्र सरकार, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यह है कि केंद्र सूची में कुछ विषय, राज्य सूची में भी है कुछ विषय और कुछ विषय समवर्ती सूची में भी है। अब केंद्र सूची में विषयों की संख्या है लगभग 100 के समथिंग में और राज्य सूची में 61-66, पहले तो कितनी थी, 66 थी, अब कितनी है, 61 है। इसी प्रकार से समवर्ती सूची में भी 47 के लगभग क्या है विषयों के बारे में। तो ये जो विषय बांटी गई हैं उनको किस आधार पर बांटा गया है कि इस पर केंद्र सरकार नियम बनाएगी, इस पर राज्य सरकार बनाएगी और इन पर दोनों बना सकती है। परंतु यदि टकराव की स्थिति आती है तो कौन ज़्यादा प्रभावी मानी जाएगी, केंद्र सरकार ही ज़्यादा प्रभावी मानी जाएगी। तो ये कुछ सूचियाँ थी। अब इसमें आगे देखो क्या है, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य के अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन करेगी। वयस्क मताधिकार का मतलब है 18 वर्ष से जो ऊपर बच्चे होते हैं या फिर कोई भी होता है वो क्या कर सकता है, अपना मत दे सकता है। तो यही एक प्रकार का क्या होता है, वयस्क मताधिकार है। ऑस्टिन जी 1966 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ द नेशन, कैल्डेसन प्रेस, ऑक्सफोर्ड। तो ये नियम हमने पहला क्या थी, विशेषता थी पहली कौन सी, संघवाद। तो ये हमने पहली तो इसकी विशेषता पढ़ ली है। अब कुछ व्यवस्थाएं और दी गई हैं, कुछ और विशेषताएं भी दी गई हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे। तो ये दूसरी है हमारी संसदीय शासन व्यवस्था जिसको कि हम कल पढ़ेंगे।